अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलिंगवेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हर वेडनेसडे को मूड, मिजाज, स्ट्रेस इन मौज़ूआत पर प्रोग्राम लेके हाज़िर होते हैं और हमारे साथ एज एक्सपर्ट मिस आमना नवाज़ मौजूद होती हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ आज भी मौजूद हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। मिस आमना, पिछले प्रोग्राम्स में तफसील से बात होती रही मूड पर, इसकी प्रेजेंटेशन पर, मसाइल पर, मूड स्विंग्स पर, डिप्रेशन पर, एक्साइटमेंट, यूफोरिया पर, रिस्क टेकिंग बिहेवियर पर। लेकिन अभी हमें ज़्यादा मौका नहीं मिला कि हम स्ट्रेस और मूड की ख़राबी के जो सेहत पर असरात हैं, जिस्मानी सेहत उन मामलात में से एक है, उस पर कुछ बात कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि आज हम इस मौजू को एक्सप्लोर करें। आप हमें बताइए कि कैसे बिगड़ा हुआ मूड या स्ट्रेस्ड इनर स्टेट हमारी सेहत को, पर्टिकुलरली जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम ताल्लुक़ है हमारी मेंटल हेल्थ का और हमारी फ़िज़िकल हेल्थ का। यूजुअली जब हेल्थ की बात आती है तो हम जिस्मानी सेहत ही समझते हैं, आम तौर पर इसको इसी तरह से समझा जाता है, लेकिन हेल्थ में फिर मेंटल हेल्थ भी साथ जो है वो इसी के साथ जुड़ी हुई एक चीज़ है और बहुत अहम एलिमेंट है। और बेतहाशा रिसर्चेस कई साल से इस चीज़ पे हो रही हैं कि मेंटल हेल्थ का हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर क्या ताल्लुक़ है, कैसे एक बुरी ज़हनी सेहत, एक मनफी ज़हनी सेहत जो है वो हमें जो है मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों की तरफ लेके जाती है। और फिर जब जिस्मानी बीमारियाँ जब हो जाती हैं तो कैसे हमारी जो मेंटल स्टेट है या मेंटल हेल्थ है, कैसे उन जिस्मानी बीमारियों से कोप करने में मदद दे सकती है या फिर मज़ीद बिगाड़ में भी जो है वो हिस्सा डालती है हमारी मेंटल स्टेट। तो आज हम उसी पर ही बात करेंगे। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि स्ट्रेस, जो पर्टिकुलरली अगर स्ट्रेस है उसका कैसे हमारे फ़िज़िकल हेल्थ पर असरात होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी एक इमोशनल एक्सपीरियंस ही है जिससे इंसान गुजरता है। लेकिन स्ट्रेस के अगर मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि स्ट्रेस बेसिकली हर चीज़ से होती नहीं है। हमारा ब्रेन काफ़ी समझदार है, वो कुछ चीज़ों को ही स्ट्रेसफुल समझता है और कुछ चीज़ों को स्ट्रेसफुल नहीं समझता है, जिसमें कुछ बुनियादी बातें जो पहले ब्रेन इंटरप्रेट करता है। जैसे सबसे पहले एक चीज़ है कि सबसे पहले जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है किसी भी इवेंट को, वो ये देखता है कि इस इवेंट में हार्म कितना है, यानी डैमेज कितना हो गया। अगर तो ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया है किसी भी वाक़े से, किसी भी हादसे से, तो स्ट्रेस बढ़ता है, मूड भी ख़राब होता है। और अगर हमें लगे कि हार्म इतना नहीं हुआ तो ब्रेन स्ट्रेस को इंटरप्रेट नहीं करता। फिर दूसरा लेवल है कि हमें लगता है कि वो सिचुएशन कितनी थ्रेटनिंग है। अगर तो हमें ये लग रहा है, थ्रेटनिंग से मुराद कि हमें खौफ है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में हमें कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से, तो फिर हमारा ब्रेन उस इवेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल समझता है। और अगर वो परसीव नहीं करता उसको इतना थ्रेटनिंग, फ्यूचर में इतना डैमेजिंग वो कंसिडर नहीं करता, तो फिर स्ट्रेस नहीं होती। फिर तीसरे लेवल पर ये चीज़ देखना कि वो इवेंट कितना चैलेंजिंग है, कितने चैलेंज लेके आया है। चैलेंज से मुराद ये है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं उस इवेंट में, क्या सिर्फ नुकसान ही हुए या कुछ नए ऑप्शंस भी उसमें से खुले हैं। तो अगर तो ब्रेन ये इंटरप्रेट करता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ इसमें से निकल सकती हैं, तो फिर तो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ब्रेन ने ये इंटरप्रेट किया है कि कोई ऐसा नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, नुकसान ही नुकसान हुए, तो फिर हम ज़्यादा स्ट्रेस में जाएंगे। फिर जो चौथा एलिमेंट है इस इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस में, वो ये है कि हमारे अपने बारे में क्या असेसमेंट है कि क्या हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, मेंटल रिसोर्सेज, इमोशनल रिसोर्सेज या मटेरियल रिसोर्सेज, कि हम जो भी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आई है उसको कोप कर सकते हैं या नहीं। तो अगर तो हमारी ये असेसमेंट है अपने बारे में कि हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम उस स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं, तो फिर हमारा मूड मिजाज भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा और हमें स्ट्रेस भी नहीं होगी। लेकिन अगर परसीव ये कर लिया है कि वसाइल भी कम है, हम कोप नहीं कर सकते, उतनी स्किल्स नहीं है हमारे पास, तो फिर ये स्ट्रेस बढ़ता है। यानी अगर मैं ये 4 लेवल्स पर देखूं तो ब्रेन जो है वो अगर इन चारों लेवल्स पर देखता है कि ये सिचुएशन हार्मफुल भी है, ये थ्रेटनिंग भी है फ्यूचर के लिए, ये बहुत चैलेंजिंग भी हो सकती है और ये मेरे पास इतनी स्किल्स भी नहीं है कि मैं इसका डील कर सकूं, तो फिर स्ट्रेस जो है वो यूजुअली बढ़ता है।
और मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं स्ट्रेस के, जैसे कि यूजुअली कई दफ़ा इलनेसेस, बहुत सारी फ़िज़िकल इलनेसेस या मेंटल इलनेसेस अपने से रिलेटेड हों या किसी लव्ड वन के साथ हों, तो ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस बनता है। समटाइम्स कोई ऐसा कोई स्ट्रेसफुल इवेंट ज़िंदगी में आ जाए, जैसे जॉब का चले जाना, किसी लव्ड वन का चले जाना, या कोई मेजर कोई क्राइसिस लाइफ में आ जाता है, तो वो एक सोर्स बनता है। फिर कई दफ़ा ये डेली हैसल्स जो ज़िंदगी में होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कई दफ़ा बड़े स्ट्रेस हमारे लिए क्रिएट कर सकती हैं। यूजुअली हमें ये बहुत छोटी लगती हैं, जैसे कि ट्रैफिक का जैम होना, ये डेली हैसल्स में आता है कि ट्रैफिक का जैम होना या बिजली का ना आना, गैस चले जाना, इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा घर में या शहर में होती रहती हैं। ये यूजुअली स्ट्रेसफुल उतना ज़्यादा हमें नज़र नहीं आता और हम उससे कोप भी कर जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रेन में ये चीज़ें पाइलअप होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आहिस्ता आहिस्ता जो एक आप समझे कि वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। मज़ीद बड़े स्ट्रेसर, फिर जैसे ही कोई बड़ा स्ट्रेसर आता है तो ऑलरेडी क्योंकि इकट्ठा होते हैं छोटे छोटे स्ट्रेस, तो बाज़ औक़ात हमारी रेजिलियंस उतनी नहीं रहती कि हम किसी बड़े इवेंट को भी कोप कर सकें। फिर किसी ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशंस में लंबे अरसे तक रहना, जो क्रॉनिक स्ट्रेस होती है, जैसे कि लंबे अरसे तक फाइनेंशियल क्राइसिस में रहना, या फिर किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है, आर्गुमेंटेटिव है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो वो एक स्ट्रेस का बायस बन सकता है। लंबे अरसे तक किसी इलनेस में रहना, ये भी बाज़ औक़ात जो है वो स्ट्रेस का बायस बनता है। तो स्ट्रेस के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं और यूजुअली रिसर्चेस ये बताती हैं कि कुछ ख़ास ऐसे इवेंट्स होते हैं जो यूजुअली हमें ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगते हैं। वैसे तो ऐसे बहुत से इवेंट्स हैं जो कि सुनने में बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि कोई मेजर इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करना, कोई कारोबार शुरू करना, कोई कैंपेन चलाना अपने किसी कारोबार को एक्सपैंड करने की, या फिर इवन मैरिज एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं लेकिन सुनने में ये थोड़ी पॉजिटिव लगती हैं, तो स्ट्रेस इसमें भी होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है अगर हम इसको कंपेयर करें ऐसे इवेंट से जो कि बाय नेचर ही नेगेटिव इवेंट्स होते हैं। जैसे मैंने अभी मिसाल भी दी है कि ऐसे इवेंट्स हो गए जैसे कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट होता है ज़िंदगी में, तो ऐसे इवेंट्स स्ट्रेसफुल लगते हैं। फिर ऐसे इवेंट्स ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कुछ एम्बिगुअस होते हैं, कुछ क्लियर कट हमें पता नहीं है क्या हो रहा है। फ़र्ज़ करें कि किसी कोई फैमिली है, पेरेंट्स हैं, उनको कुछ शक शुबा है कि उनका बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्शन में का शिकार है, ड्रग्स लेता है, या कुछ अच्छे कोई इसकी एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन क्लियर कट कोई ऐसी बात उनके पास है नहीं, कोई एविडेंस है नहीं। तो साइंस ये कहती है कि ऐसे जो हादसा, तो ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो कि एम्बिगुअस होते हैं, अनक्लियर होते हैं, उसमें हमें पता नहीं होता कि हम इनिशिएटिव लें या क्या करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशंस हमें कई दफ़ा ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती हैं। फिर जो अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं, अगर हमारा ब्रेन ये प्रेडिक्ट करता है कि इवेंट्स जो है ये ख़ास एक सिचुएशन है जो कि अनकंट्रोलेबल है, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती है। फिर ओवरलोडेड होना, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होना, एक ही वक्त में ढेर सारी जिम्मेदारियों में जब हम पढ़ते हैं तो कई दफ़ा ये भी हमारे स्ट्रेस को बढ़ाने का बायस बनता है। तो यूजुअली ये जो जितने भी हमने बात की अभी स्ट्रेस की, बेसिकली ये इनिशियली एक इंट्रोडक्शन था कि कैसे हमारा ब्रेन स्ट्रेस को परसीव करता है और किन इवेंट्स को हम स्ट्रेसफुल समझते हैं और किनको नहीं समझते। और समटाइम्स इवेंट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी असेसमेंट इस तरह की होती है इवेंट को कि वो उसको उतना स्ट्रेसफुल नहीं समझते। यानी एक ही इवेंट को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से जब परसीव करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि इस चीज़ में कि हम उस चीज़ को स्ट्रेस समझेंगे या उसको एक चैलेंज समझ के डील करेंगे या उसको क्राइसिस समझेंगे। तो ये दो चीज़ों में भी फ़र्क होता है। आपकी बहुत सी बातों में दो नुक्तों पर मैं उनका यादा भी करता हूँ और आपसे पूछता भी हूँ। आपने ये फरमाया, जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये कि स्ट्रेस सिर्फ किसी इवेंट या किसी नाखुशगवार मामले को नहीं कहते, बल्कि हमारा दिमाग उसे किस तरह से इंटरप्रेट करता है और प्रोसेस करता है, बिल्कुल, वो भी इस मामले का एक अहम पार्ट है। जी। नंबर 2,
ये कि स्ट्रेसेस तो होते हैं, लेकिन जब वो लंबे अरसे तक चलते हैं तो उससे हमें उनकी शिद्दत ज़्यादा महसूस होने लगती है। जैसे एवरीडे लाइफ के स्ट्रेसेस अगर मुस्तकिल ही चलने लगें जी, अगर मॉल रोड कभी कभार ब्लॉक हो तो चले गुजारा मुजारा हो जाता है, लेकिन अगर रोज़ाना ही किसी का वो रास्ता हो और वो उसे ब्लॉक मिले तो इसके नतीजे में उसका स्ट्रेस कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है। यानी स्ट्रेसेस जब मौजूद रहते हैं और उन्हें हैंडल नहीं किया जाता तो ये नुकसान को कई गुना बढ़ा देने वाली बात है जी। इसका हमारी सेहत से क्या ताल्लुक है जी? अगर ये एक नेचुरल एलिमेंट है और बाकायदा इसकी हैंडलिंग हमें दी गई है और हमारा दिमाग और हमारा जिस्म एक पूरा निज़ाम रखता है जिसमें हम इससे कोप कर सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जी, प्रॉब्लम असल में ये है कि हमारे ब्रेन में, जैसे आपने खुद कहा कि एक सिस्टम मौजूद है, ऑलरेडी एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। यूजुअली जब कोई भी इवेंट आता है तो ये जो हमने बात की है कि हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं उसको, तो ये पार्ट जो है प्ले करता है हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, उसमें एक हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि परसीव करता है कि ये सिचुएशन थ्रेटनिंग है या नहीं है, स्ट्रेसफुल है या नहीं है। फिर वो आगे सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र करता है, हमारा एक और ब्रेन का पार्ट है, उसे स्ट्रेस सेंटर भी कहते हैं, हाइपोथैलेमस, उसको जाकर ये सिग्नल पहुंचाता है कि ये अभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई है तो तुम इसको संभालो। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये दो तरह के, दो लेवल्स पर काम करता है। एक तो हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जिनको एक्टिव करता है, दूसरा हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको भी एक्टिव करता है। अब ब्रेन के जो पार्ट्स हैं जिनको ये एक्टिव करता है हाइपोथैलेमस, उसमें से एक पार्ट है जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे ब्रेन का एक सिस्टम है, नाम से ही समझ आ रही है कि ये सिंपैथाइज करने के लिए बनाया गया है। सिंपैथेटिक से मुराद कि जब हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है या ब्रेन परसीव करता है कि इस वक्त कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो वो कुछ सिंपैथाइज करने के लिए कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है। जैसे हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है जब हमें कोई खौफ होता है, जब कोई टेंशन होती है, हमारी ब्रीदिंग बड़ी शैलो हो जाती है, कई दफ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनीज़ के पास होता है वो कई दफ़ा हार्मोन जैसे रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि कई दफ़ा उसका मकसद तो ये होता है कि ब्रेन को एम्पैथाइज करना, लेकिन आगे चलकर जो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कैसे उसके नुकसानात होते हैं। तो डिफरेंट लेवल पर ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑपरेट कर रहा होता है। हमारी ये स्वेटिंग आना शुरू हो सकती है, बहुत से ऐसे चीज़ें जो है बॉडी में हम महसूस करते हैं जब फियरफुल होते हैं, जब हम टेंशन में होते हैं, किसी चीज़ का खौफ होता है, एंजाइटी होती है या स्ट्रेस होती है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हार्मोनल चेंजेस की जो मैंने बात की, तो ख़ास तौर पर एक हार्मोन का मैं जिक्र ज़रूर करूँगी जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, इसको स्ट्रेस हार्मोन ही कहते हैं। ये रिलीज़ होता है और ये पूरा एक ब्रेन का सिस्टम है जैसे फाइट और फ्लाइट की मैंने बात की। अब फ्लाइट का मतलब ये है कि जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तो हमारा ब्रेन कोशिश करता है कि हम किसी तरह से या तो उसको फाइट करें या फिर फ्लाइट करें, यानी उसको अवॉइड करें, विदड्रॉ कर जाएं, कई दफ़ा एस्केप कर जाते हैं किसी और चीज़ों के में डिस्ट्रैक्ट होके। लेकिन फ़ाइट का मतलब है कि उसको हमने जो है वो फ़ाइट करने की कोशिश करना, रेजिस्ट करना या ख़ुद से ही बर्दाश्त करते रहना। अब बाकायदा रिसर्चेस हुई हैं इस चीज़ पे कि 3 लेवल्स पर हमारा ब्रेन फ़ाइट और फ्लाइट के प्रोसेस से गुजरता है। जैसे शुरू में एक स्टेज आती है, एक फ़ेज़ है जिसको अलार्मिंग फ़ेज़ कहते हैं, यानी जब हमारा ब्रेन परसीव करता है कि अभी स्ट्रेस आ रही है। दूसरा फ़ेज़ है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस फ़ेज़, कि जिसमें हम फ़ाइट करते रहते हैं, हम भागते नहीं हैं, हम कहते हैं नहीं हम इसको फेस करेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। और थर्ड फेज़ आती है जिसको कहते हैं एग्जॉस्शन फेज़, यानी जब हम फाइट कर करके हमारी बॉडी का सिस्टम और हमारे ब्रेन का सिस्टम एग्जॉस्ट कर चुका होता है। और ये वो लास्ट स्टेज है, एग्जॉस्शन स्टेज, के जिसकी वजह से बहुत से लोग स्ट्रेस की वजह से मुख्तलिफ क्रॉनिक इलनेसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या जैसे क्रॉनिक इलनेसेस डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, या बाकी दिल की बीमारियां हैं, मिदे के मसाइल हैं। तो ये सारे वो मसाइल हैं जो कि यूजुअली स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये जो लास्ट स्टेज है एग्जॉस्शन स्टेज, उसमें होता क्या है,
अब ये जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ये सुनने में तो एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है कि अल्लाह ने कुदरती तौर पर एक निज़ाम है कि जिसमें हमें ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है जैसे ही स्ट्रेस आती है उसको कोप करने के लिए। लेकिन जब ये लंबे अरसे तक यही प्रोसेस रहता है, यानी लंबे अरसे तक कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ हो रहा है, लंबे अरसे तक हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ही एक्टिव है और बहुत सी चीज़ें हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, ब्रीदिंग को, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को, किडनी के सिस्टम को, इवन लिवर के, पैनक्रियाज के सिस्टम को, ये सारी चीज़ों को जब वो लंबे अरसे तक रेगुलेट करता है तो इसके नताइज काफ़ी बुरे इस तरह से निकलते हैं कि सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है तो ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो इम्यून सिस्टम को वीक करता है और ज़्यादा। फिर एक और चीज़ भी देखने में ये आई है, रिसर्च से ये पता चला है कि हमारा जो हिप्पोकैम्पस है ब्रेन में, जो कि हमारी मेमोरी को, हमारे कंसंट्रेशन को और इवन इमोशंस को भी रेगुलेट करता है, तो कॉर्टिसोल लेवल के बहुत ज़्यादा तादाद में रिलीज़ होने की वजह से हिप्पोकैम्पस के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू होते हैं। और यही रीज़न है कि बहुत से लोग स्ट्रेस की वजह से, लंबे अरसे स्ट्रेस में रहने की वजह से उनकी मेमोरी पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इवन एंजाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं लंबे अरसे तक स्ट्रेस की वजह से। फिर एब्डोमिनल फैट जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है जब लंबे अरसे तक कोई कॉर्टिसोल लेवल जिसकी बहुत ज़्यादा रिलीज़ अगर रहे हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से। फिर स्किन लाइनिंग जो है वो हमारी वो डैमेज होती है बहुत लंबे अरसे तक, अगर कॉर्टिसोल लेवल रिलीज़ होते रहें और हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली एक फ़ाइट और फ्लाइट के मोड में रह रहा है। तो फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने की वजह से। फिर जो हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कॉर्टिसोल लेवल के बढ़ने की वजह से। फिर इसके अलावा इम्यून सिस्टम अगेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो डिफरेंट एरियाज़ जो है हमारी हेल्थ के, वो जब क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से लंबे अरसे तक इफ़ेक्ट करते हैं तो ये सबब बनते हैं बड़े बीमारियों की और ऐसी बीमारियों का जो कि फिर साथ रहती हैं, उनको मैनेज करना पड़ता है और एज सच कोई उस तरह से कोई अभी तक जिनका कोई फुल फ्लेज क्योरेबल ट्रीटमेंट नहीं है। आपकी काफ़ी तफसीली बातचीत सुनने के बाद मेरे जहन में बार बार ये सवाल आ रहा था कि आखिर ये स्ट्रेस होता ही क्यों है? क्या इसके बग़ैर कोई ज़िंदगी या गुजारा नहीं हो सकता? ये कुदरत ने ये सारा सिस्टम बनाया क्यों है? क्या इसकी वजह ये है कि कुछ मामलात पर हम इंक्रीज़्ड फोकस और अटेंशन जो है वो वहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकें? क्योंकि अगर ये कुदरत ने बनाया है तो इसकी कोई वजह और कोई रीज़न और कोई प्लेस तो होती होगी, तो ये क्या है, क्यों ऐसा होता है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि एक सिस्टम मौजूद है हमारे ऑलरेडी अल्लाह ने दिमाग में एक सिस्टम रखा हुआ है, पूरी बॉडी में एक सिस्टम है। स्ट्रेस के हार्मोन्स बाकायदा हमारे अंदर हैं, स्ट्रेस को बढ़ाने में, कम करने के लिए बाकायदा सिस्टम है। जैसे मैंने बात की कि एक ब्रेन का सिस्टम है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, एक ब्रेन का सिस्टम है जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो तब एक्टिव होता है जब हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन लगती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यूजुअली तब एक्टिव होता है कि जब हम किसी स्टेबल स्टेट में होते हैं और ये हमारी बॉडी को एक स्टेबल स्टेट में रखता है। तो बाकायदा एक सिस्टम मौजूद है। और अगर आप ख़ास तौर पर अगर आज के दौर को देखें तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई भी ऐसी दुनिया का कोई हिस्सा नहीं होगा कि जहाँ पर हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करें कि स्ट्रेस फ्री एक माहौल जो है वो होगा। तो डेफिनेटली बाहर के जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको तो हम डेफिनेटली नहीं बदल सकते और वो अनप्रडिक्टेबल भी होते हैं। हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें कि कहीं ना कहीं हर चीज़ हम बड़ी सेट रखेंगे और अपने मुताबिक लेकर चलेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, फिर बहरहाल वो अपने मुताबिक ही जो है वो चलती हैं। तो स्ट्रेस वहाँ से डेफिनेटली आएगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सारे डिस्कशन में समझने की कि हमारी कोपिंग जो है उस पर काम करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि इस चीज़ को देखना कि स्ट्रेस यहाँ से मिलता है या वहाँ से मिलता है। क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ एक्सपेक्ट करना तो शायद जो है वो पॉसिबल नहीं है, मुनासिब भी नहीं है।
लेकिन हम बहुत सी ऐसी स्किल्स पर ज़रूर काम कर सकते हैं कि हम अपनी कोपिंग स्ट्रॉन्ग कर लें। और बड़ी रिसर्चेस ये बताती हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रेस को डील करने के। हर किसी का जो अडेप्टेबिलिटी लेवल है वो डिफरेंट है। कुछ लोग नफ्सियाती तौर पर स्ट्रांग होते हैं लेकिन जिस्मानी तौर पर उनकी इतनी अच्छी अडेप्टेबिलिटी नहीं होती। कुछ लोग जिस्मानी तौर पर उनकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी होती है लेकिन नफ्सियाती तौर पर नहीं होती। तो दोनों लेवल्स पर बहुत से काम करने की ज़रूरत होती है ताकि स्ट्रेस को हैंडल करना आ जाए। स्ट्रेसर्स आए ज़िंदगी में, ये शायद उतने मैटर नहीं कर रहे जितना कि ये चीज़ मैटर ज़्यादा करती है कि क्या हमारी तैयारी है उनको हैंडल करने की, क्या हमारी बॉडी भी हमारे ब्रेन के साथ अलाइंड है और मिलकर जो है वो स्ट्रेस को कोप करने की सलाहियत रखती है या फिर नहीं। और आपने अक्सर देखा होगा कि यूजुअली जिन लोगों की जो कि मेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, यानी जल्दी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, तो उनकी सेहत भी साथ में अलाइंड होती है इस तरह के कि उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, वो बड़ी जल्दी बीमार भी पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके साथ ब्लड प्रेशर के मसले होते हैं या कोई माइग्रेन के या हेडेक के मसले होते हैं या स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं या हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कहीं ना गहरा ताल्लुक तो दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा है। तो कोपिंग को पर काम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम अगले आने वाले कुछ शोज़ में हम उस पर बात भी करेंगे कि कैसे हम हेल्थ को बेहतर यानी फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हमें कुछ मेंटल हेल्थ पर कुछ ऐसे काम करने की ज़रूरत है ताकि सेहत पर भी उसका अच्छा असर हो। अब होता क्या है जब किसी को कोई स्ट्रेस आती है और वो उस तरह से अच्छी कोपिंग स्किल्स भी नहीं है, तो यूजुअली जब इस तरह के सिम्टम्स बॉडी एग्जिबिट करती है, यानी दिल का तेज़ चलना, स्टमक के इश्यूज हो जाना या बाकी इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि बीमारियां बहुत सारी बार बार जो है वो लगती हैं, तो कई दफ़ा हम कुछ ऐसे हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स में चले जाते हैं, यानी कुछ ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं जो कि हमें शुरू में तो वो वाकई ही कुछ रिलीफ देते हैं लेकिन फ्यूचर में वो नुकसानदेह साबित होते हैं। जैसे इन सिम्टम्स को कम करने के लिए, जैसे नींद ना आना स्ट्रेस की वजह से, ये एक फ़िज़िकल सिम्टम है बाकायदा कि नींद नहीं आती, तो इन फिज़िकल सिम्टम्स को कम करने के लिए लोग ऐसे एक्शंस लेते हैं जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ज़रूर होता है, जैसे कोई नींद की गोली ले लेना या खाने पीने के ज़रिए अपनी स्ट्रेस को कम करना या फूड एडिक्शन में चले जाना या और तरह की किसी भी एडिक्शन में चले जाना, सिगरेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना कि कुछ देर के लिए मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। तो ये आगे फर्दर और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं इस तरह की, और जब और फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्योंकि सिगरेट या ड्रग्स का इस्तेमाल या कोई भी ऐसी सब्सटेंस इस्तेमाल करना जो कि मूड को चेंज करने के लिए लोग लेते हैं, तो वो आगे फर्दर जो है वो उनका इलाज की तरफ जाना, हेल्प सीख करना या इलाज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना उनके लिए और मुश्किल हो जाता है। मैं सामने आपके साथ बात करते हुए अभी हम यहीं तक पहुँचे थे कि स्ट्रेस में हम इंसान कभी कभी कुछ ऐसी चॉइसेस भी करते हैं जो जिसे स्ट्रेस की शॉर्ट टर्म हैंडलिंग कहते हैं। जैसे अगर स्ट्रेस के नतीजे में नींद नहीं आ रही तो नींद की गोलियों का इस्तेमाल या अपने आप को और तरीके से सुकून पहुंचाने या पैसिफाई करने की कोशिश करना। हालांकि स्ट्रेस जिस वजह से है वो मसला तो अपनी जगह मौजूद है और वक्ती तौर पर शॉर्ट टर्म हैंडलिंग से या किसी और एरिया में काम करने से असल मसले को तो उस तरह कोई भी उस पर असर अंदाज हम नहीं हो सकते। कुछ इस बारे में भी हमें बताएं कि स्ट्रेस में कैसे एक इनएबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन भी कभी हमें घेर लेती है कि हम असल मौजू पर तवज्जो देने की बजाय अपने आप को उस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल करने में ही कभी लग जाते हैं। जी, इसका भी अगेन बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं कि जैसे अगर हमारे ब्रेन ने ये परसीव कर लिया है कि स्ट्रेस है और हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं, तो यूजुअली जो लॉजिकल ब्रेन है वो उतना एक्टिव नहीं होता जितना कि एनिमल ब्रेन में, जो ये जैसे हमने बात की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो ये पार्ट्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो कई और काम बहुत सारे कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के लेवल पर कि स्ट्रेस को डील करने के लिए वो फिर सिंपथाइज़ कर रहे होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ, डिफरेंट सिस्टम्स के साथ। और यही रीज़न होती है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में
हम कोई उस तरह से इतना अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाते, क्योंकि हम एनिमल ब्रेन हमारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है हमें। हम उस वक्त जो है वो क्विक फिक्सेस, शॉर्टकट्स पर ज़्यादा जो है वो डिपेंड कर रहे होते हैं, और हम ज़्यादा लंबे अरसे तक इंतज़ार जो है वो हमारे अंदर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता कि हम इंतज़ार करें, दूर की इतना ज़्यादा सोचें। सिर्फ अभी का रिलीफ जो है वो कई दफ़ा हमें ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं, और अभी के रिलीफ की वजह से ही हम कई दफ़ा अपनी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि जो कि आगे के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। फिर कई दफ़ा जब हम किसी स्ट्रेस की वजह से किसी क्रॉनिक इलनेस का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें भी बाज़ औक़ात, क्योंकि अगर स्ट्रेस को हैंडल नहीं ठीक से किया गया अभी भी बीमारी के साथ भी, तो मज़ीद प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मज़ीद हम बीमारी से रिलेटेड भी या इलाज से रिलेटेड भी ऐसे फ़ैसले लेते हैं जिससे हमारी बीमारी में मज़ीद बिगाड़ पैदा होता है। जैसे कि लोग यूजुअली बीमारी में डॉक्टर्स के पास जाना शायद कोई आखिरी सलूशन समझते हैं। पहले तो घर में ही कोशिशें करते हैं कि ख़ुद से ही सेल्फ मेडिकेट जो है वो कर लिया जाए अपने आप को। फिर ये भी रुझान ज़रा ज़्यादा देखा गया है हमारे कल्चर में, ख़ास तौर पर कि कुछ हकीमों के पास चले जाना या इस तरह के तावीज़ों पर ज़्यादा जो है वो भरोसा करना, या दम दरूद पर ज़्यादा बस उसी पर इत्तेफाक करना और आगे फर्दर जो है वो कोई प्रैक्टिकल एक्शंस ना लेना। तो ये यूजुअली जितने भी फ़ैसले होते हैं ये इसी चीज़ का नतीजा होते हैं कि ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल ही जो लॉजिकल ब्रेन है वो काफ़ी स्विच ऑफ हो चुका होता है, और हम क्विक फिक्सेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और फिर जब ये एक आदत बन जाती है तो कुछ ऐसे फ़ैसले भी साथ ही लिए जाते हैं, जैसे सेल्फ मेडिकेट करना खुद से ही। कई दफ़ा ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स ने जो डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ हैं उनमें भी वो कुछ मनूवरिंग करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आज ख़त्म हो गई है तो चलो ठीक है कल ले लेंगे, या आज ज़रा आधी गोली खा के देखते हैं, या उसमें टाइमिंग्स में ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं, या ख़ुद से ही दवाई छोड़ देते हैं, फिर कभी ज़रूरत है तो ले लेते हैं, या फॉलोअप जो टाइम होता है जो डॉक्टर जितने अरसे बाद बुलाने के बारे में कहते हैं तो उस पर ना जाना। तो ये भी बहुत कॉमन है जो पाया जाता है जो फिज़िकल इलनेसेस होती हैं उसमें भी, या क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से अगर हम किसी ऐसी स्टेट में हैं कि जिसमें हमें हेल्प की ज़रूरत है लेकिन हम हेल्प सीख करने में डिले करते हैं, ये बहुत कॉमन है। यानी स्ट्रेस में हमारा ये रिस्पॉन्स भी हो सकता है कि हम स्ट्रेस से सफ़र तो करते रहें लेकिन जिस मसले की वजह से या जो बुनियादी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में मुब्तला हैं उस तरफ तवज्जो दे ही ना सकें। तो क्या ऐसे भी होता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच ज़रा ज़्यादा होती है, और हम ये तस्लीम तो करते हैं कि मसला है, लेकिन सलूशन की तरफ जाना कुछ दिक्कत इसलिए भी उसमें हमें नज़र आती है क्योंकि कोई जब क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है तो एज सच एनर्जीज़ उसकी काफ़ी डिप्लीट हो चुकी होती हैं। जैसे मैंने बात की पहले कि वो जो थर्ड स्टेज है, एग्जॉस्टन की स्टेज है, तो उसमें इतनी वेयर एंड टेयर हो चुकी होती है ब्रेन में कि कुछ नई आदतें बनाने में एक एफ़र्ट दरकार होती है, और ब्रेन अभी उतना कैपेबल उस वक्त नहीं हुआ होता कि वो कोई नई आदतें बनाए, कुछ नए बेहतर सोच समझ के फ़ैसले ले, कुछ इंतज़ार करे रिज़ल्ट्स का। तो उस एग्जॉस्टिंग स्टेज की वजह से हम जब मसले को लड़ते लड़ते थक जाते हैं खुद से ही, तो फिर इवेंचुअली हम कोई ख़ास सही फ़ैसला नहीं कर पाते और फिर उसी स्टेट में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन उससे निकलने में, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन बन चुका होता है कहीं ना कहीं, तो फिर उससे निकलने में दिक्कत आती है, नए ऑप्शंस ढूंढने में ज़रा मुश्किल लगती है। अच्छा, ये बात काफ़ी दिलचस्प है कि हम इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को भी कंफर्ट जोन के तौर पे जी अपनी ज़िंदगी में वो इस्टेब्लिश हो जाती हैं, अपनी जगह बना लेती हैं, और फिर हमें उससे निकलने में भी दिक्कत पेश आती है। और कई दफ़ा उससे निकलने की जद्दोजहद और दिक्कत चूँकि ज़्यादा लगती है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम उसी सिचुएशन में चलते रहें, क्योंकि वो थोड़ी उसमें अपनायत सी महसूस होना शुरू हो जाती है। लंबे अरसे तक उसी स्टेट में अगर हम रहें तो कहीं ना कहीं हमें इतना तो पता होता है कि इसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं। कोई नई आदतें, कोई नए ऑप्शंस जब हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स यूजुअली पता नहीं होते, तो हम ज़रा और ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कुछ नई स्ट्रेस ही ना जो है वो इसमें कुछ और ही नए मसले ना खड़े हो जाएं।
तो फिर जो देखे भाले मसले होते हैं उसको हम ज़्यादा प्रेफर कर लेते हैं, अनजाने मसलों से फिर हम उसको अवॉइड करते हैं। आपने प्रोग्राम के शुरू में फरमाया था कि कुछ लोगों की स्ट्रेस हैंडलिंग बाकी लोगों से मुख्तलिफ होती है, बेहतर होती है। इस क्वालिटी को रेजिलियंस के नाम से भी कहा जाता है, और कुछ लोगों में कुदरती तौर पर ये सलाहियत इतनी अच्छी नहीं होती। मेरे इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो ये है कि क्या ये सच है, और अगर ये सच है तो क्या रेजिलियंस को या स्ट्रेस को कोप करने और इस से गुज़रते हुए भी अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव रखने और अच्छा रखने की कोई स्किल होती है जिसे सीखा जा सकता है? जी बिल्कुल। हम अक्सर डिफरेंट सेशंस में बात भी करते रहते हैं कि जैसे लास्ट हमने प्रोग्राम में बात की थी कि एक आदत होती है ओवर थिंकिंग की, जो कि बड़ी टॉक्सिक साबित हो सकती है। वो हमारी सेहत पर भी, उसका ज़हनी सेहत पर भी नुकसान होता है, उसका जिस्मानी सेहत पर भी नुकसान होता है। और यूजुअली ये जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स को परसीव करने वाले होते हैं, उनके साथ ये ओवर थिंकिंग के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमें रोज़ाना की बुनियादों पर अपनी सोचों को एनालाइज करने की आदत डालनी चाहिए, कि अपनी सोचों को थोड़ा क्वेश्चन करें कि ये सोचें जो हैं ये क्या मेरी सेहत पर अच्छा असर डाल रही हैं या बुरा असर डाल रही हैं। क्योंकि बहुत अरसे से हमारी कुछ एक सेट ऑफ बिलीव्स जो है वो बने होते हैं, पक्के होते हैं, हम उनको क्वेश्चन नहीं करते हैं, और वो बाज़-औक़ात वही हमारे लिए मुश्किल का बाइस भी बन रहे होते हैं। और ये जो हमारा ब्रेन परसीव करता है स्ट्रेस को, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन इसी तरह की हो सकती है, जिसमें हम ओवर थिंक करते हैं, प्रॉब्लम के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमते हैं। तो अगर कुछ ऐसे चंद सवाल अगर हम अपने आप से कुछ पूछ लिया करें कि ये जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तो क्या वो हमारी सेहत, क्या उसके बदले में हमारी सेहत पर नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा ये। और यूजुअली हम जब ऐसी बातचीत करते हैं तो हम बड़े ही फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम कभी भी बड़ी बड़ी बीमारियों का जिक्र भी नहीं करते। तो अगर हम कुछ अपने आप को कुछ रियलिटी चेक दें कि वाकई ही इन क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बाकायदा लोगों को फिज़िकल प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना होता है, और रिसर्चेस भी ये बताती हैं चाहे बड़ी बीमारियां ना हो लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ इफ़ेक्ट डेफिनेटली उसके बारे में होती है। तो क्वेश्चनिंग ज़रूर करनी चाहिए अपने सोचों के बारे में, कि ये जो बैक ऑफ द माइंड हर वक्त अगर कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ टेंशन चल रही होती है, और हम कोई दिन में ऐसा वक्त नहीं निकाल पाते कि जिसमें हम स्ट्रेस फ्री होकर कुछ मोमेंट गुजार लें। तो ऐसी क्रॉनिक स्ट्रेस तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कहीं पीछे इकट्ठी ज़रूर हो रही है, और हमारी सेहत, फिर हमारी बॉडी जो है फिर वो एग्जिबिट करती है, फिर वो सारी अलामतें हमारी बॉडी के ज़रिए, हमारी सेहत के ज़रिए नज़र आना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस के मामले में बहुत सी कोपिंग स्किल्स हैं, जैसे कुछ लोग वॉक के ज़रिए अपनी स्ट्रेस फाइटिंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं, कुछ लोग योगा से मदद लेते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं तो कुछ और लोग कुछ और करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से मामला ठीक हो जाता है, या असल मामला जिसकी वजह से स्ट्रेस पैदा हुआ उसको भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ज़रिए हल करना पड़ता है? और मुझे इजाज़त दीजिए, इस सवाल का तीसरा हिस्सा मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या स्ट्रेस हमें ये भी बताता है कि हमें अपनी स्किल्स को लाइफ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और हमारी प्रेजेंट स्किल्स जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या हमारे चैलेंजेस हमें आके ये भी बताते हैं कि हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। पहला हिस्सा जो आपका है उसके जवाब में मैं ये कहूँगी आपके सवाल के कि कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर्स होते हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स होते हैं। और ये जो वॉक की बात आपने की है, वॉक करना, डाइट का ख्याल रखना, नींद पूरी करना, ये हमारी हेल्थ प्रमोटिंग बिहेवियर्स में आते हैं, और ये हमारी रेजिलियंस भी बढ़ाते हैं स्ट्रेस को। यानी स्ट्रेस को हैंडल करना है तो पहले ये काम शुरू कर दें, और अगर ये है कि स्ट्रेस के से पहले ही अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है तो तब भी ये चीज़ें, और अगर स्ट्रेस आ गई है तो फिर तब भी ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। यानी वॉक, एक्सरसाइज, ये डाइट,
स्लीप मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हमारी रेजिलियंस बढ़ाती भी हैं और कई दफ़ा अगर स्ट्रेस आ जाए तो उससे कोप करना भी सिखाती हैं। दोनों चीज़ें जो है वो इस चीज़ से बढ़ती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो हमने बात की हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, जैसे सिगरेट का इस्तेमाल करना, डिफरेंट सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करना, तो ये चीज़ें हमारी स्ट्रेस की तरफ हमारी रेजिलियंस वीक करती हैं। और कई दफ़ा जब स्ट्रेस आ जाती है और हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ू का स्ट्रेस बढ़ भी जाती है। फिर जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था वो ये था कि क्या जो है वो हम मैं दोबारा भूल गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्या स्ट्रेस हमसे ये डिमांड भी करता है कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स को अपग्रेड करें ताकि हम मसाइल को हल कर सकें, क्योंकि तमाम तर रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी असल मसले को तो अफेक्ट नहीं करेंगी, वो तो हमें कोई वक्ती सा एक सुकून और करार की कैफियत पैदा करेंगी, लेकिन जो असल इशू है, जो असल ज़ख़म है जहाँ से कोई खून रिस रहा है, तो उसके लिए तो फिर कोई स्किल, कोई लाइफ मैनेजमेंट स्किल, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जी जैसे अगर रुपए पैसे की कमी का सामना है तो फाइनेंशियल वेलबींग को ही बढ़ाना पड़ेगा, गो कि इसके नतीजे में जो स्ट्रेस होगा उसको योगा के ज़रिए, वॉक के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो वक्ती होंगी, असल मसला तो तभी हल होगा जब असल मसला हल होगा। तो मेरा सवाल दरअसल ये था कि क्या चैलेंजेस जिनके नतीजे में स्ट्रेस पैदा होता है वो हमसे ये डिमांड भी करते हैं कि हमें अपनी लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स को भी इम्प्रूव करने की? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो इस चीज़ का जवाब दे दूं कि डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि अपनी सेहत का ख्याल रखना फ़ौरन जब अगर स्ट्रेस आती है, तो ये बेसिकली ये बेसिक वर्क है, कोई फाउंडेशन ज़रूर तैयार करती है कि हम जो असल जो रियल प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए थोड़ा तैयार हो जाए। क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी नहीं है स्ट्रेस की वजह से, अगर हम वॉक वगैरह नहीं करते, हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं है, हम सारा दिन भूखे रहते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, तो फिर डेफिनेटली हम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले लेवल पर नहीं आ सकते कि हम सोल्यूशन की तरफ जाएं, हम सोचें कि अब ये जो मसला है, जो असल मसला है, उसको एड्रेस कैसे करें। तो बेसिकली ये जो शुरू वाला ये जो सेल्फ़ केयर की बात हम कर रहे हैं वो है कि हमारी कोपिंग ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए, कि हम इस स्टेट में आ जाएं कि हम स्टेबल वे में चीज़ों को डील कर स्ट्रेस को हैंडल कर बिल्कुल। और फिर हम स्किल्स भी सीखने के लिए तभी तैयार होते हैं जब हम ये जो एनिमल लेवल पर हम ज़रा बेहतर स्टेबल होते हैं, यानी हमारी नींद पूरी है, जब हमारी बेचैनी, बेकरारी, नींद और बुनियादी ज़रूरतों का जब हो जाता है बंदोबस्त, तो फिर हम स्किल सीखने के लिए बेहतर पोजीशन में होते हैं। ऐसे ही है, जैसे फर्स्ट एड का काम ये करती हैं चीज़ें कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम अगर आई हुई है तो पहले इन चीज़ों को ठीक कर लें, अपनी सेहत को देख लें, ताकि हमारे पास हम इतने स्ट्रांग हो जाए, रेजिलियंस हो जाए, पैदा हो जाए कि हम उन चीज़ों को हैंडल कर सकें। फिर जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज़ किया वो ये कि चैलेंजेस और जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली एक सिग्नल इस चीज़ का भी है और हमें एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर देती है कि हम अपने नॉलेज को अपग्रेड करें। क्योंकि जिस लेवल पर अगर स्ट्रेस आया है, हमारे नॉलेज के जिस लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम आई है, तो नॉलेज के उसी लेवल पर ठीक नहीं हो सकती है, उसको फिर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो बहुत दफ़ा ये हमारे लिए एक नए दरवाज़े खोलते हैं हमारी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, कि हम लाइफ में अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, अपग्रेड करें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है तो उससे मदद दें, और अपने जो स्किल्स हैं उनको मज़ीद निखारें। तो डेफिनेटली अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें, जो चैलेंजेस होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं कि हम पहले से बेहतर हो सकते हैं। और ये इस चीज़ की निशानी भी है कि कहीं ना कहीं कुछ हैंडलिंग ख़राब थी तो मामला जो है वो इस पॉइंट तक आते हैं, तो फिर हम अपनी हैंडलिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो जितने भी मसाइल हैं हमारे साथ, अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है, कुछ भी अगर अनफॉर्चुनेट होता है, तो वो अगर हम उससे कुछ सीख लेते हैं, अगर उससे हम बहुत कुछ सीख कर तो आगे अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे लिए आजमाइश या पेनल्टी या कोई सज़ा नहीं रहती, फिर वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाता है। फिर स्ट्रेस भी समटाइम्स हमारे लिए एक बहुत से रास्ते जो है वो नए खोलता है। तो ये जो अप्रोच है कि स्ट्रेस होनी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, कभी कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए,
इस अप्रोच को भी ज़िंदगी से थोड़ा निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। इससे हमें और ज़्यादा ये जो बहुत ज़्यादा परफेक्ट ज़िंदगी का एक जो हम लोग एक इम्प्रेशन बनाया होता है और हमने एक इमेज बनाया होता है कि ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए, बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड, तो उस सोच की वजह से हम कई दफ़ा और स्ट्रेस में जाते हैं जब कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट इवेंट हमारे साथ ज़िंदगी में हो जाता है। तो हमें लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है ये बहुत ही कुछ अनोखा हो रहा है, अदरवाइज़ लाइफ ऐसी नहीं होती है। तो अगर अप्रोच ही हमारी इस तरह की हो कि स्ट्रेसर्स आते हैं ज़िंदगी में, वो हमें कुछ सिखा के जाते हैं, अनलेस कि हम कुछ सीखने के लिए तैयार हों, हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए तैयार हों। अभी सामने हमारे प्रोग्राम का वक्त महदूद है, लेकिन हम अगले प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत स्ट्रेस और लाइफ और मूड और हैंडलिंग पर ही गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेकिन अभी अपने व्यूअर्स से वक्त की कमी की वजह से इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे दोबारा 5 से 6 बजे के दरमियान हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा।